हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाने वाला प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र का सटीक हल आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। हूबहू आपका प्रश्न पत्र मिलता जुलता बोर्ड परीक्षा में आपके आएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है प्रश्न देखिए आप। प्रश्न पत्र आप पहले पढ़ लीजिए। लिखा है कि निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, जब पेपर मिलेगा तो पेपर मिलने के बाद 15 मिनट तक आप प्रश्न पत्र को केवल पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप प्रश्न पत्र को अच्छे समझ लेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे कैसे हम लोग प्रश्न पत्र हल करना है। तो आपका जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बटा है, आ और बा में। आ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वह 20 प्रश्न 20 अंक के आते हैं, और जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं वह 50 अंक के आते हैं। तो जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर ओमार शीट पर दिया जाता है, और जो 50 अंक के प्रश्न पत्र आते हैं उनके लिए आपको एक बुकलेट मिलेगी, उस पर आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आइए हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। लिखा है नीचे दिए गए, पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। आप कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो क्या लिखा है 15 और 18 का लासा कितना होगा। तो 15 और 18 का लासा, आप लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः कट जाए। तो 15 से 3 नहीं कटेगा, 18 से 3 नहीं कटेगा, तो कटेंगे नहीं। 15 से लेकिन 90 कट जाएगा, और 18 पंचे 90, तो क्या हो गया, इसका मिलान फोर्थ से होगा, इसका मिलान थर्ड से। 15 और 18 का मासा वह संख्या तलाशिए जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 3 पचे 15, 3 छक 18, तो 15 और 18 का मासा क्या होगा, 3 होगा। पहला ऑप्शन इसमें मेल कर रहा है। 18 और 24 का मासा, 18 और 24 का मासा कितना होगा। तो मासा वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो 6 मासा आ रहा है, 6 से ये दोनों संख्याएं क्या आ रही हैं, विभाजित हो जाएंगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। 18 और 24 का लासा कितना होगा। तो 18 और 24 का लासा 72 होगा। चौथा मैच कर रहा है। तो आप देखिए, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या लिखा है। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता है। तो ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। उसकी क्या प्रायिकता होती है, 0 होती है। और आगे देखते हैं, समीकरण निकाय के एक्स प्लस 3y इक्वल टू -3 कामा 12x प्लस के वाई इक्वल टू माइनस के अनंततः अनेक हल होंगे यदि के का मान है। तो आपको कह रहा है आप मान निकाल लीजिए। तो A1/A2 का मान क्या होगा, A1 का मान k है और A2 का मान 12 है, तो k/12। B1/B2 का मान निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3, यहाँ B1 है, B2 का मान k है, 3/k। C1/C2 का मान निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, C1/C2 का मान क्या है, -k/- 3/-k। चूँकि समीकरण निकाय के अनेक हल हैं, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 सब मान रख दीजिए। तो k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू -3/-k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। आप फर्स्ट 2 पार्ट लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, k² इक्वल टू 36 के बराबर क्या आ जाएगा, +-6। तो k का मान है तो प्लस में आएगा, तो माइनस में आएगा 6। तो आप देखेंगे इन सब में ऑप्शन में 3 दिया है, -3 दिया है, 12 दिया है और 6 दिया है, +-6 आ रहा है, तो +6 आपका ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न पत्र क्या लिखा है। आगे देखिए, आगे लिखा है आपका कि यदि समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 में x का मान 1 है तो y का संगत मान बताइए। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 लिखा है, कह रहे हैं x का मान 1 है, तो 2 × 1 प्लस 3y बराबर 11, 2 × 1 = 2 प्लस 3y बराबर 11, तो 3y बराबर 11 - 2
तो 3y बराबर कितना आ गया 9। तो y बराबर 3 आया आपका, कितना आया y बराबर 3। तो y का मान कितना आएगा, y का मान इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, 3 आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है यदि समीकरण 6x² माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तिकर 1 है तो b का मान बताइए। तो इसमें क्या दिया है, विविक्तिकर जो है 1 के बराबर दिया गया है। विविक्तिकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 1। तो इसमें आप रखेंगे तो b का मान माइनस b है, तो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 6 है और c का मान 2 है इक्वल टू 1। इसको आप हल करेंगे तो b² माइनस 6 चौक 24 दूना 48 इक्वल टू 1। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 48, तो b² इक्वल टू हो जाएगा 49। तो b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49। तो b का मान हो जाएगा प्लस माइनस 7, प्लस माइनस कितना होगा 7। तो आपका कितना मान आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें 7 दिया है माइनस 7 दिया है प्लस माइनस 7 दिया है और डी प्लस माइनस रूट 7 दिया था। आपका कौन ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको इस प्रकार लिख लीजिए। कह रहे हैं कि मूल हैं, तो मूल निकालने के लिए आप क्या करते हो, विविक्तिकर निकालते हो। तो a का मान कितना है, इसमें 2 है, b का मान -4 है और c का मान कितना है 1 है। तो आप लिखेंगे b² माइनस 4ac का मान निकालिए। तो -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -4 का वर्ग करेंगे 16, -4 दूनी 8 बराबर 8। तो कितना आ रहा है, चूँकि b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव आ रहा है इसका मान। इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं भिन्न। क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही है आपका, तो वास्तविक एवं बराबर तो गलत है, तो वास्तविक और भिन्न यही ऑप्शन आपका सही है। वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक, वास्तविक तो है लेकिन वास्तविक के साथ साथ भिन्न भी आएगा, तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कि पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे को फेंकने पर यश क्या आएगा, प्रतिदर्श समष्टि। यश आएगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा 6। और ई घटना क्या है, कह रहे हैं फेंकने पर सम संख्या प्राप्त हो, तो मतलब 2 आवे 4 आवे 6 आवे। और नंबर ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ ई आपका 3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू यानी ई अपान यानी एस, यानी ई अपान यानी एस, मतलब कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कितना है 3/6, आपका कितना जाएगा 1/2, कितना जाएगा 1/2। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखिए, लिखा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या टच करता है वह सब उसके शून्यक होते हैं। तो एक बिंदु पर काट रहा है, दूसरे बिंदु पर काट रहा है, तीसरे बिंदु पर, 4 बिंदु पर। तो यह ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर काट रहा है। वाई हम लोग मतलब नहीं रखेंगे, एक्स अक्ष पर जितना काट रहा है उस पर मतलब रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, अगले प्रश्न पर चलेंगे तो लिखा है बिंदुओं a -4,2 तथा लिखा है बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु a/8,4 है। तो a का मान बताना है। तो -4,2 और 5,6 का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु कितना होगा, सूत्र क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। सूत्र लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x1 का मान -4 है, x2 का मान 5 है, y1 का मान 2 है, y2 का मान 6/2। कितना आया 1/2 इसमें आ गया, 6 2 8/2 मतलब कि 4 आ जाएगा। अब यह किसके बराबर है, जो मध्य बिंदु है आपको दिया गया है इतना, इसको आप बराबर कर दीजिए। क्योंकि 1/2, 4
ये बराबर किसके है, a/8 कामा 4। देखिए दूसरा पार्ट दूसरे के बराबर है, तो पहला पार्ट पहले के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये a/8 इक्वल टू 1/2। तो क्या आ जाएगा, 8 को उधर भेज दीजिए, तो ये बराबर 8/2 बराबर 4। कितना आ जाएगा, 4 आंसर आएगा इसमें। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। क्या सही है, डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है अगला प्रश्न पत्र, लिखा है बिंदुओं साइन थीटा कामा साइन थीटा और कास थीटा माइनस कास थीटा के बीच की दूरी है। हम लोगों को बीच की दूरी निकालना है। बिंदु क्या है इसको देखिए, लिखा है साइन थीटा और कास थीटा माइनस कास थीटा के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 का मान कितना है, ax1 ay1 ax2 ay2। x2 का मान कितना है, कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कास थीटा माइनस y1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, प्रसार कर लीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये पहले प्रसार हो गया। दूसरे माइनस चिन्ह आप कॉमन ले करके, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस ही रहेगा ये, क्योंकि माइनस चिन्ह जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्क्वायर होकर बाहर आएगा, स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा। तो a प्लस बी के सूत्र से इसका प्रसार करिए। तो क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो इसको हल कर लेंगे, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, तो आपका ए वाला पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। अब कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन कर लीजिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा √2, क्योंकि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। √2 आया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा है कासेक ए बराबर सेक ए। तो किस कोण के लिए कासेक ए और सेक ए बराबर होते हैं, तो आप जान लीजिए कि चाहे साइन ए कास ए हो, चाहे टैन ए काट ए हो, और चाहे सेक ए कासेक ए हो, ये सभी ए इक्वल टू 45 डिग्री के लिए बराबर होते हैं। कितना माना जाएगा, 45 डिग्री। अगला 12वां क्वेश्चन आप देखिए, क्या कह रहा है, 1 माइनस टैन स्क्वायर 45 अंश पान 1 प्लस टैन स्क्वायर 45 अंश। 45 अंश का मान जानते हो आप, कितना होता है, 1 होता है। तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस टैन 45 अंश इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको आप हल करोगे तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, और 1 माइनस 1 कितना है, 0, 0 बटे 2 क्या आया, 0 आया। कितना आया ये, 0 आया। तो कितना मान होगा इसका, 0 तो कहीं आ नहीं रहा है। तो इसमें से आप खोजिए कि किस त्रिकोणमितीय फलन का मान 0 है। तो साइन 90 अंश का मान 0 होता है, कास 90 अंश का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, टैन 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही है। क्या सही है, ए सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो आप भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि 1 मिनट बराबर 6 अंश, इसलिए 5 मिनट बराबर 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश। 30 अंश का कोण बना देगी 5 मिनट में। तो लिखिए अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपमान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है ना, इसमें मान रख दीजिए आप। तो मान रखेंगे थीटा का मान 30 अंश आया है बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सुई मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसे काटेंगे 30 इक्के 30, 30 पर हमें 360, 1/12 पाई आर स्क्वायर आया। तो 1/12 पाई आर स्क्वायर कहाँ रहा है, चाहे 1/12 पाई आर स्क्वायर चाहे पाई आर स्क्वायर बटे 12 लिखो, एक की बात होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या लिखा है, लिखा है आपका त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्यखंड कोण वाले त्रिज्यखंड की परिमाप है। परिमाप आपको याद करना, त्रिज्यखंड ऐसे होता है, ये त्रिज्यखंड आपका ऐसे हुआ, इसका परिमाप आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप, आप निकालेंगे। इसका यहाँ पर कोण 60 अंश है, तो आप लिखिए त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर थीटा अपान 360 अंश गुणे 2 पाई आर। तो आप क्या करेंगे, ये 10.5 सेंटीमीटर है, कितना आ जाएगा, इसकी गणना कर लीजिए आप। तो 60 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5, कितना आ जाएगा, 60 के 60, 60 के 360। और इसको आप कैंसिल करेंगे तो 1/6 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5, इसको कैंसिल करिए, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, इसको काटेंगे 3 3 9, 3.5, तो कितना आ जाएगा आपका 22 गुणे 3.5/7, तो 7 के साथ 7 बचे 35.5 आ गया। कितना आएगा 22 गुणे आप करेंगे 0.5, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1, 11 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 तथा दसवां पद -8 है। दसवां पद क्या दिया गया है, आप जानते हैं an बराबर a + n - 1 d होता है। तो दसवां पद a10 = कितना हो जाएगा, a + n - 1 d। तो a10 का मान कितना दिया गया है, a + 9d हो जाएगा। जो a + 9d है ये किसके बराबर है, -8 के बराबर है। तो आप लिखिए, चूँकि a + 9d बराबर -8 और सारवंतर का मान कितना दिया है, -4, तो -4 रख दीजिए d का मान, कितना जाएगा a + 9 गुणे -4 बराबर -8, तो क्या आ जाएगा, तो a - 36 बराबर -8, तो a का मान आ जाएगा आपका -8 + 36, कितना हो जाएगा, a का मान आपका आएगा 28, कितना आएगा, a का मान आपका आ गया 28। तो कितना ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, लिखा है यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन होगा। तो आप एक घन के टुकड़े से एक घन बना लीजिए आप। एक शंकु बनाए हैं, एक शंकु क्या किया गया है, ऐसे बनाया गया, इसको समझिए, ये ऐसे शंकु बनाया गया है। अब जो शंकु का व्यास नीचे होगा, व्यास ये पूरा क्या होगा 10 सेंटीमीटर, कितना होगा 10 सेंटीमीटर शंकु का, शंकु के आधार का व्यास कितना होगा, व्यास 10 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और जो शंकु की ऊंचाई है, जितनी इसकी ऊंचाई होगी उतनी होगी घन की, जितनी ऊंचाई होगी, घन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो घन का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हुआ और ऊंचाई, और एच का मान कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लीजिए इसका आयतन। अतः लिखिए, अतः शंकु का आयतन
शंकु का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर गुणे 10, कितना आ जाएगा आप करेंगे तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5 5 25 गुणे 10, तो आपका आ जाएगा ये 22 गुणे 250/7 तिरिक 21, क्या हो जाएगा 21। इसको आप हल करेंगे तो 22 जीरो में 0, 22 पंचे 110, 0 हासिल है 11, 22 दूना 44, 44 11 55/21। आप जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा आपका ये आएगा 261.9 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप लोग घन सेंटीमीटर कहते हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, आपका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आधार और त्रिज्याओं में आधार की त्रिज्याओं में अनुपात 1:2 का है। तो मान लीजिए R1/R2 में अनुपात कितना दिया गया है, 1:2, और क्या दिया गया था, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात H1:H2 इक्वल टू दिया गया है 4:1। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, उनके आयतनों में अनुपात बताना है। तो V1/V2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो पहले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 अपान पाई R2 स्क्वायर H2। इसको आप हल करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। जो ये लिखा गया इसको लिखेंगे R1/R2 का होल स्क्वायर गुणे H1/H2। इसको हल करेंगे, R1/R2 मान कितना 1/2 का होल स्क्वायर गुणे 4/1, H1/H2 मान कितना है 4/1। इसको हल करेंगे तो 1/4 गुणे 4/1 कट जाएगा, कितना आया 1/1। तो V1:V2 कितना जा रहा है 1:1। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन ए सही है, 1:1। आइए 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है नीचे दिए गए कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R3। तो चौथा आप से मिलान होगा इसका। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर एच, तो पहले से मिलान होगा इसका। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2 पाई RH, सेकंड से मिलान होगा इसका। और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई RL, इसका मिलान थर्ड से होगा। तो इसके ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा का। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका ऑप्शन बी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक, 10 को भी लेना है, 10 तक धनात्मक सम संख्याएं, धनात्मक सम संख्या बराबर कितना है 2। पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इनका योग कितना होगा, योगफल कितना होगा, जोड़ लीजिए। योगफल होगा 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30। और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी है आपकी 5 है। अब पदों का योगफल 30 है। समांतर माध्य पूछा है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग फल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आप पदों का योगफल कितना है 30 है, पदों की संख्या कितनी है 5 है। आप इसको हल करेंगे 5 के 5, 5 6 30, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समांतर माध्य कितना आएगा 6। 30 में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सी सही है, आपका ऑप्शन सी सही है 6। अगला क्वेश्चन है, ये आपका 19वां प्रश्न होगा। 20वां प्रश्न देखिए आप, लिखा है, क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, तो आंकड़ा आप लिख लीजिए 19, 38, 25, 38, 38, 25, 18, 38, 25, 19। आप ध्यान दीजिए, इन सब में वह संख्या बहुलक कौन संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार आई रहती है। आप देखिए 19 2 बार आया है, 38
1 2 3 4 बार आया 38। तो बहुलक क्या हो जाएगा? तो बहुलक आपका हो जाएगा, बहुलक बराबर 38। 25 को भी देख लीजिए, 1 2 3 3 बार 25 आया है, जबकि 38 4 बार आया है। बहुलक क्या हो जाएगा? 38। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन है आपका सही? ऑप्शन डी। चलते हैं हम लोग आपके वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ, अतलक प्रश्न की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर 57 अंश और कोण ई बराबर 75 अंश। तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं। आपका पहले का खंड देखते हैं। क्या लिखा है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके हैं? डी ई एफ के। दोनों त्रिभुज आप बना लीजिए। एक त्रिभुज आपका ये हुआ, इसको आप ए बी सी, इसमें कोण ए का मान कितना है? 57 अंश। और कोण डी, त्रिभुज डी ई एफ है, डी ई एफ, कोण ई कितना है? 75 अंश है। कितना है? 75 अंश। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ वाला कोण 75 अंश है, तो यहाँ इस एक कोण भी कितना होगा? 75 अंश होगा। तो आपको कोण सी का मान पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण ए बी सी का मान रख दीजिए। कोण ए का मान 57 अंश प्लस कोण बी का मान 75 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो आप दोनों कोण को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 7 5 12 तो 7 5 12 12 1 13 132 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश माइनस 132 अंश। कितना आ जाएगा? ये 48 अंश आ जाएगा। इसका मान आपका क्या हुआ? ये आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। लिखा है गुणनखंड 20 से द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले का खा खंड देखते हैं हम लोग। पहले का खा खंड देख लेते हैं। क्या दिया गया है? √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0 दिया गया है। तो क्या करेंगे आप भली प्रकार जानते हैं, इसका और इसका हम लोग गुणा करते हैं। तो इसका और इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 √2 में √2 गुणा कर देंगे तो कितना? 5 √2, देखिए 5 √2 में आप √2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 गुणे √2 करेंगे 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10 आ गया। कितना आ जाएगा? 10। अब 10 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा। तो जहाँ पर 7 है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 5 + 2। तो आपका आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट √2x² प्लस 5 + 2 x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। अब क्या करेंगे? अब √2x² प्लस 5x प्लस, अब यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ पर 2 है तो हम 2 को लिख लेते हैं। √2 गुणे √2 x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। क्यों लिख लिए? क्योंकि अभी जब आप कामन लेंगे तो कामन लेने में आपको आसानी रहेगी। 2 का जोड़ा बना लीजिए। तो पहले जोड़े में क्या कामन हो रहा है? तो पहले जोड़े में केवल x कामन हो रहा है। x कामन कर लिए, क्या बचेगा? √2x प्लस 5 प्लस इसमें देखिए √2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो √2 कामन करेंगे तो क्या बचेगा? √2x प्लस 5 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए एक पद ये पूरा है, एक पद पूरा ये है।
इनमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और क्या x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, या तो a 0 है या तो a 0 या तो दोनों 0 हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, √2x इक्वल टू -5 या x इक्वल टू -√2। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -5/√2 या x इक्वल टू -√2। आप आंसर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा, यही दो क्या है, मूल है। तो अभीष्ट मूल इक्वल टू -5/2 कामा -√2। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग एक का करेंगे, माना बिंदु का निर्देशांक बराबर x, y। दो बिंदु हैं, एक का निर्देशांक है, इसको p मान लीजिए, इसका निर्देशांक है 4, -3 और एक को आप q मान लीजिए, इसका निर्देशांक है 8, 5 और इसको एक बिंदु है जिसको आप माने हैं, यह बिंदु, इसका निर्देशांक x, y है, इसको आप r मान लीजिए। यह बिंदु r इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब m1 का मान 1 है और m2 का मान कितना है, 1 है, m1 का मान 3 है। अब x, y का मान निकालना है, तो आप लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, अंतः विभाजन सूत्र से बिंदु r का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब आप क्या करिए, सबका मान रख दीजिए। m1 का मान 3 है तो 3 गुणे x2 का मान 8 है, ये x1 y1 का मान होगा, एक इसका मान होगा x2 y2 का, x2 का मान 8 होगा प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान 4 है बटे 3 प्लस 1, m1 का मान 3, m2 का मान 1। फिर m1 3 गुणे y2 का मान 5 प्लस m2 1 गुणे y1 का मान -3 बटे 3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा आपका 8 तिरिक 24 और 4 1 के 4 बटे 3 1 4 कामा 5 3 15 और 3 1 के 3 -3 बटे 4। तो क्या हो जाएगा आपका ये 24 4 28 बटे 4 कामा 12 बटे 4। इसको आप हल कर लेंगे तो 4 सते 28 4 3 12 आपका 7 कामा 3 आंसर आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 का घा, आप जानते हैं प्रश्न नंबर 1 का सभी खंड करना अनिवार्य होता है। आप इसमें 6 खंड दिए रहते हैं, 6 खंड करना अनिवार्य है। तो आइए, लिखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो 1 का घा देखिए, आप पहले चित्र बनाइए तब क्वेश्चन हल करिए। ये आपका वृत्त हुआ, ये केंद्र हुआ, केंद्र से जो है एक त्रिज्यखंड बन रहा है, इसका कोण कितना है 30 अंश है और त्रिज्या का मान कितना है 14 सेंटीमीटर। जो आर है ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर।
तो हम लोगों को ये जो क्षेत्रफल है आपका, ये क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है क्षेत्रफल। तो आप लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो आप रख दीजिए थीटा का मान 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 14 गुणे 14। तो आप इसको 30 × 30, 30 बराबर में 360 और 7 1 के साथ 7 दूनी 14, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 और 2 1 में 22। कितना आ जाएगा आपका? ऊपर आपका 11 गुणे 14 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। नीचे क्या बच रहा है? 3। तो क्या हो जाएगा? आप गुणा कर लीजिए। 14 1 के 14 का 4, हासिल 1, 14 1 के 14, 14 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे इतना ही आंसर दे दीजिए और चाहे आप भाग करके इसका आप आंसर 10 में दे दीजिए। तो और एक स्टेप कर लीजिए। तो आप 3 बचे 15, 5 बार में कट गया। अब अगला उतारेंगे 4, 3 1 के 3, 1 बचा, 10 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हुआ है? आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अंगा पार्ट लिखा है, यदि px बराबर 3x² + 2x - 2 है तो p3 - p - 1 + p1/2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोग पहले p3 का मान निकालेंगे, फिर p - 1 का मान निकालेंगे, फिर p आप 1/2 का मान निकालेंगे, फिर आपको ये सब संक्रिय करना है। तो क्या दिया गया है? एक का अंगा आप डालिए, ऐसे दिया है, लिखिए, दिया है, लिख लीजिए इसको। px बराबर 3x² + 2x - 2। अब क्या निकालिए? p3 का मान निकालिए। p3 = क्या हुआ? जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखिए इसमें। तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 की घाते 2 प्लस 2 गुणे 3 माइनस 2। तो आपका क्या आ जाएगा? 3 गुणे 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 2 तिहाई 6 माइनस 2, 9 त्रिक 27 प्लस 6 माइनस 2, 7 6 13 33, 33 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। p3 का मान 31 आ गया। इसी प्रकार से p - 1 का मान निकालिए। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखिए? -1। 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1 -2। इसको हल करेंगे, क्या आएगा? 3 × -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 2 1 जा 2 -2 -2, ये क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 माइनस माइनस माइनस, आप -2 को -2 में ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। 3 - 4 करने पर कितना आ गया? -1। इसी प्रकार से p आप 1/2 का मान निकालिए। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 -2। क्या हो जाएगा? 3 × 1/4, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा -2। तो क्या आया? 3/4 प्लस 1 में -2 करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो 3 - 4/4 कितना आया आपका? -1/4, -1/, ये 4 1 के 4 ऐसे करेंगे, 3 - 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? जो मान निकालना है उस पर चलते हैं। लिखा है, अतः लिखिए, अतः इतना काम करना पड़ेगा आपको। p3 - p - 1 प्लस p आप 1/2 = क्या हो जाएगा? p3 का मान निकाले हो आप, 31 है, 31 रखिए, माइनस p - 1 का मान -1 है तो -1 रखिए, और p आप 1/2 का मान कितना है? -1/4 रखिए। तो कितना आ जाएगा? 31, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1/4। तो सब में आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 1 32 -1/4। इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 × 4 -1/4
4। इसको आप हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 32 में 4 गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 127/4 आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या हुआ? आपका आंसर हुआ। आइए प्रश्न नंबर 1 के अंतिम खंड पर चलते हैं। 1 का चा पर क्या लिखा है? यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया क्या है? दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको लिख लीजिए आप 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, ई प्रायिकता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, ई नहीं पूछ रहा है आपका, तो लिखिए इसमें बी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के न घटने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। ऐसी सभी की घटनाओं में होता है, उनके घटने की प्रायिकता प्लस न घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है यहाँ पर, तो क्या है? 0.95 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं क्या हो जाएगा? इक्वल टू, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए 0.95, आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.01। यहाँ पर क्या हुआ? आंसर हुआ। तो आसानी से आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 जो कि 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है और सभी खंड अनिवार्य रहते हैं। तो आप प्रश्न संख्या 1 के सभी क्वेश्चन कर लिए। तो बच्चों आपको कैसा लग रहा है? आपको उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। आइए हम लोग अगले प्रश्न खंड बा के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें आपका लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें आपको 6 खंड दिए रहते हैं। कितने खंड दिए रहते हैं? 6 खंड दिए रहते हैं, आपको 5 करना रहता है, लेकिन हम आपको 6 खंड करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रत्येक खंड 4 अंक का पूछा जाता है। तो आप देखिए 4 अंक के सब प्रश्न हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को आप करते हैं तो आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, हम लोग दूसरे का खंड करने का प्रयास करते हैं। इसमें 5 खंड करना रहता है, लेकिन 6 खंड दिया रहता है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए इसको अपान 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग दोनों पक्ष को हल करते हैं। दोनों पक्ष को हल करिए, लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल करिए और राइट हैंड साइड को अलग हल करिए। दोनों का मान अगर समान आता है तो LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो वही काम हम करने वाले हैं। तो LHS बराबर क्या है? हल करेंगे हम लोग। लिखिए LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए। इसको आप सही करेंगे तो क्या लिखा है? sec स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 अपान cos स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 अपान sin स्क्वायर ए। क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न है तो नीचे वाले भिन्न पलट करके ऊपर वाले में गुणा करती है। तो ऊपर वाले भिन्न क्या है? 1 अपान cos स्क्वायर ए, इसमें गुणा करिए sin स्क्वायर ए अपान 1 से क्या हो जाएगा? 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, तो आपका क्या आया है? tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या हल करेंगे इसका? RHS भी देखते हैं क्या उसका इतना ही मान आता है। तो RHS बराबर, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो RHS क्या दिया गया है? 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर। लिख लीजिए यहाँ पर 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग हल करते हैं आराम से। देखिए क्या हो जाएगा? जितना भी tan cot है इसको आप sin cos में बदल लीजिए।
तो क्या होता है 1 माइनस tan इक्वल टू क्या होता है साइन ए बटे कास ए अपान 1 माइनस काट इक्वल टू क्या होता है कास ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा कास ए का गुणा 1 में करेंगे तो कास ए आएगा माइनस साइन ए बटे कास ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कास ए, और नीचे में करेंगे तो साइन ए माइनस कास ए बटे बटे साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए वही चीज़ लिखा है ऊपर, वही चीज़ नीचे लिखा है, लेकिन चिन्ह का बदलाव है। तो आप क्या करिए, लिखिए ऊपर वाला वैसे रहने दीजिए, कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए होल अपान जो ए है यहाँ से आप माइनस कामन करेंगे तो माइनस कामन हो करके वह बाहर जाएगा, और माइनस जो भी ब्रैकेट इससे बाहर जाएगा उस पर वो स्क्वायर होकर जाएगा बाहर, तो माइनस का बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस चिन्ह कामन लेने से इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कास ए प्लस में हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन ए माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए और बटे साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए भिन्न के नीचे भिन्न है तो नीचे वाली भिन्न पलट करके ऊपर वाले में गुणा करेगी, तो कैसे देखिए ये इस प्रकार से लिखते हैं कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए गुणे साइन ए ऊपर हो जाएगा साइन ए बटे कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लगा रहेगा। अब देखिए जितना ये लिखा है तेरह तेरह कट जाएगा, साइन ए बटे कास ए बचेगा, कितना बचेगा साइन ए बटे कास ए, साइन ए ऊपर बचेगा बटे कास ए और पूरे का होल स्क्वायर। क्या होगा साइन ए बटे कास ए होता है टेन ए का होल स्क्वायर, क्या आया टेन स्क्वायर ए। आप क्या देख रहे हैं, आप लिखेंगे चूँकि LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड, ये 4 नंबर का आपका काम हुआ, ये आपका सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अभी यह क्वेश्चन जो प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों की हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या होती है समद्विभाजित होती है। क्वेश्चन 4 नंबर में आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इस पेपर में भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग वृत्त खींचेंगे संकेंद्रीय वृत्त, जिसमें क्या है छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वह बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, AP बराबर BP समद्विभाजित होती है। क्या लिखा है समद्विभाजित होती है, लिखा है कि संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की जीवा जो है AB है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है किस बिंदु पर, बिंदु P पर। तो कह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है समद्विभाजित होती है। आपको सिद्ध करना है AP बराबर BP। तो क्या क्या लिखेंगे देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है AP बराबर BP। तो आप क्या करेंगे, पहले रचना करेंगे, बिंदु O को बिंदु P से मिलाया, केंद्र को हम लोग P से मिला दिए। फिर प्रूफ लिख रहे हैं, वी नो दैट वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। चूँकि OP लघु वृत्त की त्रिज्या है, OP क्या है लघु वृत्त की त्रिज्या है, तथा P पर स्पर्श रेखा AB को स्पर्श करती है। क्या करती है स्पर्श करती है, इसलिए OP लंब AB। पुनः वी नो दैट वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए OP AB का लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक है मतलब कि OP AB का लंब समद्विभाजक है, मतलब AP बराबर BP आपका ये सिद्ध हुआ।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। जब प्रकाश निकलता है तो मान लीजिए आपका प्रकाश यहीं पर ऐसे है लाइट हाउस, तो यहाँ से प्रकाश निकलता है तो ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है इस रूप में, ऐसे ऐसे प्रकाश निकल रहा है यहाँ से। क्या किसका हल है? 2 गा का। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 80 अंश का। और कितना दूर तक दिखाई दे रहा है? 16.5 किलोमीटर। ये त्रिज्या हुई, ये किसका मान हुआ? त्रिज्या। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ये जो पूरा है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? θ/360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है यही है समुद्र के क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो रख दीजिए 80/360 अंश गुणे पाई का मान कितना रखिए? 3.14 रखिए। इसमें क्या रखिए? 3.14 गुणे आर का मान कितना है? 16.5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? और आगे हल करेंगे इसको, तो आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया है, और क्या कटेगा? 4 दूनी 8, 4 9 36। क्या हुआ? 2/9 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5। अब इन सब का आप गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1709.73 अब बटे 9। 9 से भाग करिए तो आपका आ जाएगा ये 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे अतः, आंसर लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आपका क्या हुआ? हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है 2 का घा पाठ हम लोग करेंगे। लिखा है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान आपको ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है? लिखिए दिया है 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और साधारणतः परीक्षा में पूछा जाता है। तो लिखा है tan a + b = √3। तो इसको हल करके आप मान निकाल लीजिए a + b का। tan a + b = tan 60 अंश। tan 60 अंश क्या हो जाएगा? a + b = 60 अंश। 60 अंश इक्वेशन 1। पुनः दिया है tan a - b = 1/√3। तो क्या इसको भी हल करके a - b का मान निकालिए। tan a - b = tan 30 अंश। tan 30 अंश इसको आप हल करेंगे तो a - b = कितना है? 30 अंश। क्यों? यहाँ tan बराबर है तो a + b का मान क्या है? a + b के स्थान पर 60 अंश लिखा गया है। इसे यहाँ पर a - b के स्थान पर क्या लिखा गया? 30 अंश। समीकरण 2 हुआ। आप समीकरण 1 एवं 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? a + b = 60 अंश समीकरण 1 और a - b = 30 अंश समीकरण 2। इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? b से b कैंसिल आउट हुआ, a 2a हो गया और 60 30 90 अंश। तो a बराबर क्या हो गया? 90 अंश बटे 2। तो a बराबर क्या हुआ? 45 अंश। 45
अंश हो गया। अब समीकरण 1 में उठाकर एक मान रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में a बराबर 45 अंश रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 60 अंश है। a का मान 45 अंश रखिए, 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो b का मान कितना आ गया, 60 अंश माइनस 45 अंश। तो b बराबर आपका आ गया 15 अंश। कितना आया, 15 अंश। b का मान कितना आ गया, 15 अंश। तो आंसर क्या आया, आप लिखेंगे अतः। आंसर आपका आ गया अतः a बराबर 45 अंश, b बराबर 15 अंश से आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बड़े आराम से आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2 के अंगा पार्ट पर। क्या लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जब हम लोग पतंग की ऊंचाई देखते हैं तो पतंग के जस्ट नीचे की लंबाई हम लोग नापते हैं। जहाँ पर पतंग है जस्ट उसके नीचे की नापिए, तिरछी लंबाई हम लोग नहीं नापते हैं। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो जो पतंग है, मान लीजिए पतंग है, या भूमि से कितनी दूरी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और जो पतंग है इसको भूमि पर इसको बांध दिया गया है, ऐसे बांध दिया गया है। और डोरी ये क्या है, ये डोरी है आपकी। और यहाँ पर क्या है आपका ये पतंग है। ये क्या है, पतंग है। डोरी जो है भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो आपको डोरी की लंबाई बताना है, तो इसको हम मान लेते हैं ABC। अब इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और यहाँ पर क्या है, 90 अंश। ये लंब हुई, ये आधार हुई, ये कर्ण हुई। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या निकालना है, आपको कर्ण निकालना है। लंब आपको मालूम है, तो आप लंब और कर्ण में संबंध किस में होता है, तो लंब एवं कर्ण में संबंध साइन थीटा में होता है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है AB, कर्ण का मान कितना है AC। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 इक्वल टू AB का मान 60 बटे AC। आप तिरछा गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, √3 गुणे AC बराबर 2 गुणे 60। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा AC बराबर 60 दूना 120 बटे कड़ी में 3। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, AC बराबर नीचे कड़ी नहीं रहनी चाहिए, तो 120 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, AC बराबर 120 कड़ी में 3 बटे 3 हो जाएगा ये। और इसको काटेंगे, 3 1 3, 40 में 120। तो कितना आया, AC बराबर 40 कड़ी में 3 मीटर। तो आंसर लिखेंगे, AC क्या है, डोरी की लंबाई है। AC क्या है, डोरी की लंबाई। आप लिखेंगे आंसर में, अतः डोरी की अभीष्ट लंबाई बराबर 40 कड़ी में 3 मीटर। ये आपका हल हुआ। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 के 6वें खंड को करते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में केवल 5 खंड ही करना है। हम आपको पूरा पेपर हल करवा रहे हैं, इसलिए आपको हम 6 खंड करवा दे रहे हैं। लेकिन करना जब परीक्षा में आपके पेपर आएगा तो 5 ही खंड करना है, भले ही आपके पूरे प्रश्न आते रहे हों, लेकिन उन सभी में से जो आपको 5 क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं उनको ही करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है वाला। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है। तो P
पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो 2 का चाखंड देखिए आप क्या क्या दिया गया है, तो वर्ग अंतराल दिया गया है। जो टेबल आपकी ऐसी ऐसी है इसको आप खड़ी खड़ी बना लीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल के बाद हम लोग वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाएंगे। फिर वर्ग चिन्ह को ही हम लोग एक्स आई कहते हैं। फिर बारंबारता जिसको हम लोग एफ आई कहते हैं। एफ आई हो गया। फिर हम लोग किसका कॉलम बनाते हैं, एफ आई गुणे एक्स आई का। अब वर्ग अंतराल लिखते हैं, कॉलम बन तैयार हो गया। आप परीक्षा में भी इस प्रकार कॉलम ऐसे बना लेंगे। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, 0 से 10 अंतराल है, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 40 से 50। इसको बना लीजिए। आप लिखिए यहाँ पर योग। तो हम लोग किसका किसका योग करते हैं, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। वर्ग चिन्ह क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 और 10 को जोड़ोगे 10 आएगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 आएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 का आधा 15। और देख रहे हैं 5 के पास 15 आ जा रहा है। क्यों आया, क्योंकि इन सब में 10-10 का गैप है। तो आप भी क्या करिए, इसमें 10-10 जोड़ करके लिख दीजिए। तो 5, 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। एफ आई का मान कितना है, बारंबारता लिख लीजिए। 5 है, 18 है, 15 है, पी है और 6 है। इन सबको आप हल करिए। तो एफ आई एक्स आई मतलब इस कॉलम और इस कॉलम का आप गुणा करके इसमें लिखिए। 5 5 25 और 15 और 18 गुणा करेंगे तो 15 अट्ठे 120 के 0 80 इलावा 12, 15 एके 15, 15 12 27, 270। फिर 25 और 15 गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 की 5, 80 इलावा 7, 15 दूना 30, 30 7 37। 35 और पी गुणा करेंगे तो 35 पी आ जाएगा। और 45 और 6 गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 3 27। जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 5 5 5 10, आपका आ गया 0, 80 इलावा 1, फिर 7 35 पी आप बाहर लिख लीजिए, प्लस 35 पी इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि क्या कहते हैं, इन दोनों से विजातीय पद है। अंक को अंक में हम जोड़ेंगे, नहीं तो 35 भी जोड़ लो, 35 को नहीं जोड़ना। 35 पी एक अलग पद है। तो अगला 5 5 10 हो गया, 80 इलावा 1, 7 2 9, 9 2 1 9 7 16 और 16 7 23, 23 के 3, 80 इलावा 2। अब 2 2 3 5 5 2 7 7 2 9 930 प्लस 35 पी आया। अब इसको जोड़ लीजिए बारंबारता वाला। तो 18 5 23, 23 15 38, 38 6 44, 44 पी में जोड़ेंगे तो 44 प्लस पी आ जाएगा, प्लस पी। तो बारंबारता का जोड़ कितना आया, तो आपको लिखिए दिया है क्या दिया है, समांतर माध्य का मान 25 दिया है। समांतर माध्य बराबर 25, समांतर माध्य बराबर 25 दिया है। तो क्या हो जाएगा, सूत्र लगाइए। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई बराबर 25। इसको और आगे आप हल करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 930 प्लस 35 पी, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 44 प्लस पी बराबर 25। अब आप क्या करिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। इसका हर कोई नहीं, जिसका हर एक मान लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 930 प्लस 35 पी बराबर 25 गुणे 44 प्लस पी। 44 प्लस पी ये आपका हो जाएगा 930 प्लस 35 पी
बराबर 25 गुणा इसमें करिए, 25 चौका 100, जीरो हासिल लगा दो 10, 25 चौका 100 और 100 में आप 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा। तो 1100 हो जाएगा प्लस 25p, प्लस 25p। अब पी वाला पद एक साथ कर लीजिए और सबको एक साथ कर लीजिए। तो 35p इधर पहले से है, उधर से 25p आएगा तो माइनस 25p हो जाएगा, इक्वल टू 1100 माइनस 930। कितना हुआ आपका? 35p में से 25p 10p आ जाएगा, और 1100 में से आप 930 घटाएंगे तो 170 आएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 170/10 कितना हो जाएगा? 170/10। तो क्या हो जाएगा p का मान? p का मान 17 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा? 17। ये आपका आंसर हुआ और इसका क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। इतना ही करना है आपको बोर्ड परीक्षा में, ज़्यादा नहीं करना है। आपका 17 आंसर आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी आई रहेंगी तो आप सजा कर लिखने से नंबर नहीं पाएंगे। आपका केवल जो सिस्टम है, जो इसकी स्टेप्स हैं, वह आपके सही होने चाहिए। तो इसमें इतना ही स्टेप है, कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके क्या पूछे जाते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 खंड पूछे जाते हैं अथवा करके, जिनमें से एक क्वेश्चन करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पार्ट करते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। आप लोगों का मॉडल पेपर हम लोग हल करवा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो आप इसके हर प्रश्न को देखिए। जो प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा लगेगा आप करिएगा। तो हम लोग करते हैं। लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए कि माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? भिन्न 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। हर में कुछ नहीं करना है, अंश में 1 जोड़ देना है। तो अंश क्या है आपकी? भिन्न x/y है। यह 1/3 कब हो जाती है? यह 1/3 तब हो जाती है जब इसके अंश में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। अब तिरछा गुणा करके आप समीकरण बना लीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो 3 गुणे x+1 इक्वल टू y गुणे 1। तो क्या आ जाएगा आपका? 3x+3 इक्वल टू y, या इसको आप सिंपल लिख लीजिए y इक्वल टू 3x+3। समीकरण 1 बन गया आपका। पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? कह रहे हैं वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। आपकी बार हर में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 मान हो जाएगा। तो x/y था, भिन्न है। यह 1/4 कब होती है? यह 1/4 तब होती है जब इसके हर में से 1 घटा दिया जाता है, अंश में कुछ नहीं करता है। फिर वही काम, तिरछा गुणा करिए। तो क्या आ गया आपका? 4x हो गया इक्वल टू y-1 गुणा आप 1 में करेंगे तो y-1 ही आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हुआ? इसको आप सरल कर लेंगे तो समीकरण आपका 2 बना। अब समीकरण 1 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दीजिए। तो आप लिखिए समीकरण 2 में y बराबर 3x+3 रखने पर रख दीजिए। क्या होगा आपका? ये आ जाएगा 4x, समीकरण 2 में रखिए। इसमें y के स्थान पर क्या रखेंगे? 3x+3 इक्वल टू 3x+3 -1। कितना हो जाएगा? 4x इधर है, उधर से -3x लाइए। 3x बराबर 3 में से 1 के 2, और 4x में से आप 3x घटाएंगे तो x बचेगा। x इक्वल टू कितना आ गया? तो x का मान 2 आ गया। x क्या है? अंश है, अंश पता चल गया। अभी x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 गुणे 2, x का मान 2 रखिए, प्लस 3। क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 दूनी 6 प्लस 3, y इक्वल टू कितना आ गया? y इक्वल टू 9 आ गया। मतलब हर भी आपका 9 आ गया।
तो आंसर लिख दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अभीष्ट भिन्न इक्वल टू, अभीष्ट भिन्न इक्वल टू एक्स बटे वाई। और एक्स बटे वाई का मान कितना आया है? एक्स का मान 2 आया है और वाई का मान 9 आया है। आपका क्या हो गया? आंसर। तीसरे का हम लोग अथवा पाठ देख लेते हैं। हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे लेकिन करना तीसरे से आपको एक ही है। अथवा पाठ देखिए, लिखा है 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटा समय कम लेती है। सही बात है, जो गाड़ी तेज चलेगी वह कम समय लेगी, जो गाड़ी धीरे चलेगी वह ज़्यादा समय लेती है। तेज धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा कम हो तो इन दोनों गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना तीसरे का अथवा वाला पार्ट है। अथवा तो मान लीजिए, माना माना तेज चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा कम है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल x है, 10 किलोमीटर घंटा कम है, मतलब इसमें 10 घटा देंगे तो क्या जाएगा आपका? x माइनस 10 किलोमीटर पर घंटा। अब क्या निकालेंगे? दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर की दूरी है दोनों गाड़ियों के लिए। तो आप लिखिए तेज चलने वाली गाड़ी द्वारा लिया गया समय निकाल लीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय निकाल लीजिए। दूरी कितनी है? दूरी 600 किलोमीटर की है। चाहे तेज़ गाड़ी हो चाहे धीमी गाड़ी हो, उसके लिए दूरी 600 किलोमीटर तय करना है। 600 बटे 4 कितनी है? तेज़ गाड़ी की x है, घंटा। कितना घंटा तेज़ गाड़ी को लग रहा है? तो आप देखिए धीरे चलने वाली गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर वही दूरी बटे चाल। तो क्या हो जाएगा? दूरी है 600 किलोमीटर, इसके लिए भी चाल कितना हो जाएगा? x माइनस 10 किलो एक घंटा हो जाएगा। समय है ना, घंटा हो जाएगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार एक बार बस हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटा समय कम लेती है। मतलब दोनों के समय में 3 घंटे का अंतर है। तो जो हम लोग किसमें से किसको घटाएंगे? ये समय क्या है? ज़्यादा समय लेगी धीरे चलने वाली और ये कम समय लेगी, तो हम लोग ज़्यादा में से कम घटाते हैं। तो आप देखिए समय का अंतर बराबर, अंतर कितना है? 3 घंटे का। दोनों के समय में कितना का अंतर है? 3 घंटा। तो अंतर निकाल लीजिए। अंतर क्या होगा? 600 बटे x माइनस 10 माइनस 600 बटे x बराबर 3 घंटे का अंतर आ रहा है दोनों के समय में। इसका समय तेज चलने वाली कार इतना ले रही है, तेज चलने वाली कार कम समय लेगी, और धीमा चलने वाली कार ज़्यादा समय लेगी। तो ज़्यादा समय में से हम लोग कम समय घटाएंगे, 3 घंटे का अंतर
आ रहा है। इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा, तो हम लोग दोनों की चाल आराम से निकाल लेंगे। हम लोग चलते हैं, इसको हल करना है। तो पहले तो आप क्या करिए, 600 कामन कर लीजिए। 600 आप कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x -10 -1/x बराबर 3। आप जो है 600 आप इसके एलसीएम में लीजिए तो x -10। अब x -10 से इसमें भाग करेंगे तो x आएगा, x गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस x से इसमें भाग करेंगे तो x -10 आएगा। तो इसमें आप 1 में गुणा करेंगे तो ये -x + 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है। जब माइनस से आप इसमें यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस से इसमें भी गुणा होगा, तो माइनस गुणा x में -x, माइनस गुणा -10 में +10 आ जाएगा, = 3। अब x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका, आपका बचा है 600 और गुणे 10/10 ऊपर बचा है, और x -10 नीचे, = 3। अब जो चीज़ इधर गुणा कर रही है उसको हम लोग उधर भेजेंगे, भाग करेगी, जो भाग करती रहेगी वो गुणा करेगी। तो हम लोग इसको इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, 600 गुणा 10 में करेंगे तो 6000 आ जाएगा, = 3 का गुणा आप इसमें करेंगे 3x -10, तो क्या आ जाएगा आपका। अब 3 से आप भाग दे सकते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2000 आ जाएगा। तो सिंपली क्या आया आपका, आपका आया ये 2000 बराबर, ऐसे गुणा कर लीजिए, x² - 10x। अब सबको इधर कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, क्या आ जाएगा, x² - 10x = 2000। 2000 को भी इधर बुला लीजिए, x² - 10x - 2000 = 0। अब 2000 का ऐसा गुणनखंड करिए इसको घटाने पर 10 आ जाए। तो ऐसा गुणनखंड क्या होता है, 50 और 40। 50 और 40 का आप गुणा करेंगे 2000 आएगा, और 50 और 40 घटाएंगे 10 आएगा। तो आपका आ जाएगा ये x², जहाँ पर 10 है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 - 40, अब बाहर x - 2000 = 0। आपका आ जाएगा x² - 50x + 40x - 2000 = 0। 2 2 का पेयर बना लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x कामन करिए तो x - 50 हो जाएगा, यहाँ 40 कामन करिए, x - 50 आ जाएगा, = 0। तो क्या हो जाएगा, x - 50 एक ब्रैकेट में और x + 40 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब दोनों पदों का गुणा 0 के बराबर है, तो मतलब कि इसमें से कोई न कोई 0 है, दोनों 0 है। तो x - 50 = 0 या x + 40 = 0। ये आपका आ जाएगा x = 50 या x = -40। -40 तो अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि x जो है तेज चलने वाली गाड़ी की चाल है, और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपका 50 आया। आप आंसर लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दोनों गाड़ी की चाल पूछा है तो आप लिखे हैं, यहाँ देखिए माने हैं तेज चलने वाली गाड़ी की चाल कितनी है, लिखेंगे तेज चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर x बराबर 50 किलोमीटर/घंटा। और धीमा चलने वाली, आप देखिए धीरे चलने वाली इससे 10 कम है, धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल बराबर x - 10 है, मतलब 50 में 10 घटा दीजिए, 40 किलोमीटर/घंटा। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, आपका
हल हुआ। इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की इसमें प्रयास आप मत करिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा। ये 6 नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो 6 नंबर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो है ही है, तो 6 नंबर पाने के लिए आपको उतना काम करना भी पड़ेगा। तो आप जितना काम करिए सटीकता से करिए, क्वेश्चन को हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 2 पार्ट पूछा जाता है अथवा करके, एक पार्ट आपको करना रहता है। तो आइए हम लोग दोनों पार्ट करते हैं। तो एक पार्ट देखिए, लिखा है एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। अब 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदल करके 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500 करीब 3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी 4 किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु है यहाँ पर, जहाज ऐसे ही उड़ता है, ऐसे जहाज उड़ गया। ये ज़मीन है आपकी, ये क्या है, ज़मीन है। उड़ा तो इसके बाद क्या हो गया, ये उन्नयन कोण 60 अंश है। अब कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ से ऊंचाई आपकी है 1500 कड़ी में 3। हम लोग ये ऊंचाई नहीं लेंगे, ये सीधे ऊंचाई। फिर 15 सेकंड उड़ने के बाद, 15 सेकंड उड़ रहा है जैसे, यहाँ पहुँच गया। 15 सेकंड उड़ने के बाद जो उसका उन्नयन कोण है, उन्नयन जो कोण है, ये बदल करके क्या हो गया, ये बदल करके 30 अंश हो गया। कितना हो गया, 30 अंश। और ऊंचाई उतनी उड़ रहा है, तो ये कोण कितना हो गया, 30 अंश। तो आपको क्या निकालना है, तो उसकी चाल निकालना है, वायुयान की चाल निकालना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मिनट सेकंड में तय किया है, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करने के लिए इसका आप नामकरण कर लीजिए, ए बी सी डी ई। आप क्या लिखिए, पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी पी में tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए सी बटे बी सी। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3। ए सी का मान कितना है, 1500 कड़ी में 3 बटे बी सी, बटे बी सी। आप क्या करिए, तिरछा गुणा करिए या तो इंटरचेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 1500 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गए। क्या आया, बी सी बराबर, क्या आया, बी सी बराबर 1500, कितना जाएगा, 1500 मीटर। पुनः यहाँ देखिए, पुनः आप अगले त्रिभुज में चलिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी बी में, या बी डी ई लिखो, बी डी ई में क्या है, tan, यहाँ पर कोण कितना है, 30 अंश का, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब इसके लिए डी ई है और आधार क्या है, बी डी है। तो डी ई बटे बी डी। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3। और डी ई का मान कितना है, तो जितना ऊंचाई है, समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ऊंचाई है यहाँ पर भी कितना होगी, 1500 कड़ी में 3 बटे बी डी। तिरछा गुणा करके, अब तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी डी गुणा 1 में करेंगे तो बी डी आ जाएगा। और √3 गुणा 1500 कड़ी में 3 करेंगे तो 1500 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तो क्या आ जाएगा, बी डी बराबर 1500 गुणे 3, कितना हो जाएगा, बी डी बराबर 15 4500। अब आपको क्या समय किस अंतराल में दिया गया है, समय दिया गया है कि सी से लेकर डी तक की दूरी चलने में 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसकी चाल हम लोग याद कर लेते हैं। तो चाल याद करने के लिए पहले आप सी डी की लंबाई याद कीजिए। आपको समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दिया गया है, ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो आप लिखिए, चूँकि बी डी बराबर
बी डी बराबर क्या होता है, बी सी प्लस सी डी। तो बी डी का मान अभी अभी आप निकाले हैं 4500, बी सी का मान 1500 निकाले हैं, प्लस सी डी। तो सी डी का मान कितना हो जाएगा, तो सी डी का मान हो जाएगा 4500 माइनस 1500। तो आपका सी डी का मान आया 3000 मीटर, 3000 मीटर। इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अतः वायुयान की चाल बराबर की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितना चल रही है, 3000 मीटर। समय कितना लग रहा है, 15 सेकंड, 15 सेकंड का इसको आप करेंगे 15 के 15, 15 दूना 30 से कट करके 200 आ जाएगा। मतलब कि 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। लेकिन हम लोगों को जो चाल है किलोमीटर पर घंटा में चाहिए, इसमें चाहिए किलोमीटर पर घंटा में। तो आप लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 200 गुणे 18/5, ये अब क्या हो गया, किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, 5 के 5, 5 40 शाम में 200। अब 40 गुणे 18 करेंगे, 40 गुणे 18 किलोमीटर पर घंटा। हाँ, 40 गुणे 18 करेंगे तो 720 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम लोग इसका अथवा पार्ट करेंगे, चौथे का अथवा पार्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब परीक्षा में आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही पार्ट आप करेंगे, चाहे अथवा वाला पार्ट करिएगा चाहे आप इसका मुख्य पार्ट करिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। अगर आप दोनों क्वेश्चन करेंगे तो एक ही क्वेश्चन पर आपको नंबर मिलेगा, अगले क्वेश्चन का समय आपका वेस्ट जाएगा। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन करने का प्रयास नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको सटीकता से आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला पार्ट करते हैं। अथवा क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। जीवन काल आपको दिया गया है और बारंबारता दी गई है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा है। थोड़ा आपको अगर फार्मूला अच्छे से याद होगा और इसमें जो फार्मूला में प्रयुक्त जानकारियाँ हैं अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सटीक रूप से हल हो जाएगा और आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। इसके लिए टेबल आप बना लीजिए, जैसे टेबल बनी है इस टेबल को आप हूबहू कॉपी कर लीजिए। ये क्या है, जीवन काल। जीवन काल आप आराम से परीक्षा में हल करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, नहीं तो हड़बड़ी करने से क्वेश्चन गलत होता है। अगर आप आराम से हल करेंगे तो कम समय में क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। बारंबारता दी गई है, बारंबारता। क्या हो जाएगा, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ये आपका जीवन काल है। तो ये 10 हुआ, 35 हुआ, ये 52 हुआ, ये 61 हुआ, इसकी बारंबारता। ये क्या हुई, 38 हुई और ये 29। ये आपका टेबल कंप्लीट हुआ। अब बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र आप जानते हैं, अभी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप बारंबारता वाले कॉलम में देखिए सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है। सबसे अधिक बारंबारता आपकी ये हुई, इसको हम F1 कहते हैं, F1। और इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या हुआ, बहुलक वर्ग। इसके जस्ट ऊपर वाली बारंबारता जो ये है इसको आप F0 कहते हो और इसके जस्ट नीचे वाली बारंबारता को आप F2 कहते हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है, देखिए दिया है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग
60 से 80। अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो यल का मान होगी। क्या होगी? यल बराबर क्या हो जाएगा? 60। यल बराबर क्या हो जाएगा? 60। F1 का मान कितना है? F1 का मान 61 है। F0 का मान 52 है। और F2 का मान कितना है? 38 है। और एक मान और लिख लीजिए, H का मान क्या है? इन सब में कितने कितने गैप है? H बराबर 20 का गैप है, तो H बराबर क्या लिखेंगे? 20। अब बहुलक का हम लोग सूत्र लगाएंगे। देखो, वी नो दैट बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र है आपका। इस सूत्र में जितनी भी वैल्यू आप निकाले हैं सब रख दीजिए, आपका हल आ जाएगा। L बराबर क्या है? 60 है। 60 प्लस F1 का मान 61, F0 का मान 52 बटे 2 गुणे 61 माइनस 52 माइनस 38 और गुणे H का मान 20। आप रखिए 60 प्लस 61 में से 52 गए, कितना हो जाएगा? 9। कितना आएगा? 9 बटे 61 दूना 122 माइनस इसको जोड़ लीजिए, तो 52 में 38 आप जोड़ेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90 गुणे 20। अब 122 में से 90 आप घटा दीजिए तो कितना आएगा? 32। तो आपका हो जाएगा ये 60 प्लस 9 का गुणा 20 में हो जाएगा, 9 गुणे 20 बटे 32। इसको हल करेंगे तो 60 प्लस 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। 180 बटे 32। और 180 में आप 32 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5.625 इसको ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर है 65। पूर्ण को पूर्ण में जोड़ते हैं, 60 में 5 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। दशमलव पार्ट को आप बगल में लगा दीजिए, 625 ये आपका आंसर हुआ। तो इतना ही लिखना है, आराम से आप 6 नंबर प्राप्त कर ले जाएंगे। तो हमारे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आपको मेरे द्वारा कराया जा रहा पेपर सरलता से समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो। मेरे इस वीडियो को अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ते हों, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो और परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर सकें। हम आपके लिए जो श्रृंखला चला रहे हैं ये 100% अंक प्राप्त करने के लिए है। आप इतना ही रिवीजन करिए, ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप साल भर जो भी पढ़े हैं उस पर विचार या चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं उतना क्वेश्चन करिए, आप 70 में 70 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसके भी दोनों खंड को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 खंड पूछे जाते हैं अथवा करके, लेकिन एक ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। एक ही क्वेश्चन का आपको नंबर मिलता है। दोनों क्वेश्चन करेंगे तो दोनों का नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो जो 5वें प्रश्न में आपको जो सटीकता से आता रहेगा उसको हम लोग परीक्षण करेंगे, लेकिन हम आपको दोनों प्रश्न करवाएंगे जिससे आपको इस पेपर के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, मतलब बिना देखे ही निकाली जाती है, कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी इसको देखकर हमको नहीं निकालना है। यादृच्छिक का मतलब यही होता है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या प्रायिकता निकालना है आपको। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसकी प्रायिकता निकालना है। 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे दिया है पेटी में कुल डिस्कों की संख्या बराबर 90।
90 डिस्क हैं, मतलब कुल परिणाम कितने हैं आपके 90 हैं। अतः कुल परिणाम बराबर आपका 90। क्योंकि प्रत्येक डिस्क पर 1 से 90 तक 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इसलिए दो अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या बराबर 90 माइनस 1 अंकों वाली संख्याओं की संख्या। तो 1 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 9 ठो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 9। तो 90 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 81। तो पहला क्या है? पहले का आंसर आप लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 81। तो प्रायिकता आप लिखेंगे अतः। अब कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणामों की संख्या है बराबर 90। अतः दो अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 81/90। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो क्या हो जाएगा आपका ये? 81/90 को हम लोग हल करेंगे तो 9 दहम्मा 90 और 9 नवा 81 कितना आया? 9/10 आपका पहले का आंसर हो गया। सेकंड वाले में क्या लिखा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इसके लिए क्या करेंगे? सेकंड के लिए पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या पहले लिखिए आप क्या क्या होती है आपकी? होती है 1 4 9 16 25 36 49 64 81। बस इतनी संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या हुई। आप लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या बराबर 9। तो यही क्या है? अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई आपकी? 9। और कुल परिणामों की संख्या आप ऊपर ही लिखे हैं। कुल परिणामों की संख्या 90। कुल परिणामों की संख्या बराबर 90। अब आप प्रायिकता निकाल लीजिए। अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की
होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामक संख्या मतलब 9 बटे कुल परिणामक संख्या बराबर 90। 9 1 9, 9 10 90, कितना है आपका आंसर 1/10। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड लिखा है 5 से विभाज्य एक संख्या है, तो आप लिखिए 1 से 90 तक 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या, इसका मान निकाल लीजिए। कितनी संख्याएं हैं आप लिखिए, 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। 90 को भी शामिल करेंगे क्योंकि 90 तक कहा है, 1 से लेकर के 90 तक कहा है। तो आप कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 संख्याएं हैं। आप लिखेंगे 5 से, इसलिए लिखेंगे 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या बराबर 18। यही आपका क्या है, अनुकूल परिणाम भी है। इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर 90। अब आराम से प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, अतः 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 18/90। कितना आ जाएगा, 18 के 18, 18 पंचे 90। तो आपका कितना आया, 1/5। ये सब आप क्या हुए, ये आपका अभीष्ट हल हुआ। आइए हम लोग पाँचवें का अथवा पाठ भी देख लेते हैं, लेकिन करना आपको पाँचवें से एक खंड ही है, दोनों खंड नहीं करना है। तो लिखा क्या है, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपके रेखाखंड पर 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु रहेंगे तभी 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 2 बिंदु जो हैं इसको समत्रिभाजित करते हैं। मतलब इस प्रकार से देखिए, एक रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु हैं, एक P है एक Q है। ये दोनों इसको समत्रिभाजित करते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग इधर, ये 3 भागों में बट गया। तो यहाँ का निर्देशांक क्या दिया गया है, इसको हम A मान लेते हैं। इसका निर्देशांक 4, -1 दिया है। इसी को आप x1 y1 कहते हो। और क्या दिया गया है, एक B दिया गया है पॉइंट -2, -3। इसको आप x2 y2 कहते हो। अब अगर लिखिए, चूँकि बिंदु P, चूँकि बिंदु P रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 1:2, जो P बिंदु है 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर पड़ रहा है, 1 2 1 1 2 पार्ट इधर पड़ रहा है।
एक भाग इधर इसी कारण जो बिंदु P है रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक बराबर आप सूत्र लगाइए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसको हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, m1 का मान कितना है, तो यहाँ m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है और x1 x2 का मान लिखा ही है, तो m1 का मान 1 गुणे x2 का मान -2 है, प्लस m2 का मान 2 है और x1 का मान 4 है बटे 1 प्लस 2 कामा वैसे इसमें m1 का मान 1, y2 का मान -3 है, प्लस m2 का मान 2 है, 2 गुणे y1 का मान -1 है और बटे 1 प्लस 2। इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 के 2 -2 और 4 दूनी 8 बटे 3 कामा 3 1 के 3 -3 और 2 1 के 2 -2 बटे 3। तो क्या आ जाएगा आपका, -2 में +8 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 बटे 3 कामा -5 बटे 3। तो क्या आ जाएगा, 6 बटे 3 मतलब क्या होगा, 2 कामा -5 बटे 3। ये आपका बिंदु P का निर्देशांक हुआ। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इसी प्रकार से बिंदु Q का निर्देशांक आप लिखेंगे, चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक 2:1 कैसे हुआ, Q जो है पॉइंट है, इधर से 1 पड़ रहा है और इधर से 2 अनुपात में पड़ रहा है, तो 2 भाग है 1 + 1 2 भाग है यहाँ से और इधर से 1 भाग है। इसलिए बिंदु Q का निर्देशांक बराबर, सूत्र वही लगाएंगे अंतर विभाजन वाला, बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब मान रखिए m1 का मान इसके लिए, अब ये वाला नहीं काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा m1 m1 का मान 2, m2 का मान, तो m1 का मान 2, x2 का मान है -2, x2 का मान कितना है, x2 का मान -2 है, प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 4 है, 4 रखिए बटे 1 + 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1, m1 का मान 2 है ना, कामा m1 का मान 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -1 बटे 2 + 1। तो क्या हो जाएगा आगे, इसको हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 1 के -4 आएगा, 4 1 के 4 बटे 3 कामा 2 3 6 -6 और -1 बटे 3। क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गए 0 0 बटे 3 कामा 6 1 7 -7 बटे 3। तो क्या आया आपका 0 कामा -7 बटे 3। तो आप लिखेंगे, अतः आंसर लिख लीजिए, अतः
रेखाखंड रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का अभीष्ट निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु P का निर्देशांक बराबर 2, -5/3। बिंदु Q का निर्देशांक बराबर 0, -7/3। तो बच्चों, आपका पूरा पेपर हल हो गया। तो आप देख रहे हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। हम आपको यह पेपर कम समय में ही, आधे समय में ही करवा दिए हैं। तो आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय किए, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे यह वीडियो और भी बच्चों तक पहुँचे और उनका भी कल्याण हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, धन्यवाद।